हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का, ठीक है ना। तो भूगोल में हम आज जो नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। और अक्षांश और देशांतर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्या है कि पूरे जियोग्राफी का क्या एक आधार जुड़ा होता है, ठीक है ना। पूरे जियोग्राफी का एक आधार जुड़ा होता है और इससे जो है एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और अगर हम क्या होता है इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इस टॉपिक को अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सारे नंबर क्या होता है छूट भी जाता है और हम क्या होता है कि जियोग्राफी का जो बेस समझने से चूक जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज अक्षांश और देशांतर, ठीक है ना। और ये अक्षांश और देशांतर हैं क्या, इनका यूज क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे आज के सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं, आपको दिशाओं का ज्ञान भी क्या होगा थोड़ा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है ना। दिशाओं का ज्ञान जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ये दिशाओं के ज्ञान के लिए क्या होता है, इसे हम कहते हैं पूरब, ठीक है, इसे हम कहते हैं पश्चिम, इसे हम कहते हैं उत्तर और इसे हम कहते हैं दक्षिण, ठीक है ना। ये चीज आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अगर इंग्लिश में कहिए तो ईस्ट वेस्ट और ये हो जाता है आपका नॉर्थ और ये साउथ हो जाता है, ठीक है ना। और हम इसे क्या कहते हैं, यहां से जो बीच से एक रेखा जाती है इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जो 45 डिग्री पे एकदम बीचों बीच जाती है, ठीक है ना, चारों ओर, ठीक है ना, चारों ओर अगर बीचों बीच 45 डिग्री पे जो रेखाएं जाती हैं, इन दिशाओं को हम क्या कहते हैं, इन दिशाओं को कहते हैं, देखिए जरा, ये उत्तर पूर्व का दिशा है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है ना। पूर्व उत्तर कभी नहीं कहिएगा, हमेशा उत्तर पूर्व होता है, पूर्व उत्तर नहीं होता है, इसलिए आप हमेशा क्या करिए उत्तर पूर्व करिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, न कि पश्चिम उत्तर, ठीक है ना। हमेशा उत्तर पश्चिम होता है, पश्चिम उत्तर नहीं होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम क्या हुआ कि सर्वप्रथम जो दिशाओं की खोज की गई तो उसमें उत्तर और दक्षिणी दिशा थे जिनकी क्या हुई सर्वप्रथम खोज किया गया। इसकी वजह से क्या होता है कि हम इनको पहले रखते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि हमेशा दक्षिण और पश्चिम रहेगा, ठीक है ना। और ये वाली जो रेखा है ये दक्षिण और पूरब है, ठीक है ना। पूरब दक्षिणी होगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दिशाओं का बस ज्ञान आपको इसमें नॉर्मली इतना ही आपको समझना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हम अब चल रहे हैं, अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ये सारी जो दिशाएं हैं ये आपके इस टॉपिक में लगने वाली हैं, ठीक है ना। देखिए, अक्षांश और देशांतर का जो यूज था वो क्यों किया गया ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारी जो जगहें हैं वो, चूंकि पृथ्वी तो छोटा है नहीं, अगर हम आपसे कह दें कि हमारा जो भारत है पृथ्वी में है, ठीक है ना, पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी पे कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, ये चीज जानने के लिए, यानी कि एक प्रत्येक जगह की स्थिति को जानने के लिए हम क्या किए कि अक्षांश और देशांतर का हमने यूज किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश का, ठीक है ना। अक्षांश पढ़ेंगे, ठीक है, अक्षांश, ठीक है। देखिए, चूंकि क्या है, पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पे जो है 66.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे जो एक फिगर बनाएंगे वो पूरा मैं उसको पहले सीधे लेता हूँ, जिससे कि क्या हो, जब आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है, पृथ्वी जो है आपकी कुछ इस प्रकार से गोल है, ठीक है ना। पृथ्वी आपकी इस प्रकार से गोल है। तो जरा एक बात बताइए, पृथ्वी पे क्या होता है कि यहाँ पे दो चीजें आपको जाननी है अक्षांश के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पृथ्वी का अक्ष, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है ना, इस पृथ्वी में क्या है, यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं ना, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। जिसके परितः क्या होती है, पृथ्वी अपने अक्ष पे क्या होती है, घूर्णन करती है, उसी को क्या कहते हैं, उसको हम ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो इसे, ये चूंकि उत्तर में बसा हुआ है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, उत्तरीय ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कहते हैं उत्तरीय ध्रुव, ठीक है ना। और ये क्या है, आपके दक्षिण में बसा हुआ है पृथ्वी के, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब जरा बात बताइए, अक्षांश जो है, अक्षांश को समझने के लिए अगर हमने क्या किया, पृथ्वी के एकदम बीचों बीच, ठीक है ना, पृथ्वी के बीचों बीच हम क्या करें कि एक काल्पनिक रेखा खींच लें, ठीक है ना, एक काल्पनिक रेखा खींच लें, जिससे कि क्या हो, पूरी जो पृथ्वी है आधे आधे भाग में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। इस चीज को हम रेखा खींच लेते हैं। तो देखिए जरा, तो चलिए देखते हैं जरा, ये क्या है आपका उत्तरी, अच्छा ये ध्रुव है ना, सॉरी ये ध्रुव कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्रुव हो गया, ठीक है ना। चलिए, ये क्या हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, एक
ऐसी काल्पनिक रेखा खींची जिससे क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी है दो आधे आधे भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और जब क्या होता है पृथ्वी को हम क्या आधे आधे भाग में डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं कि उत्तरी वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? उत्तरी वृत्त कहते हैं या फिर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है ना। यानी इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं तो उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। बात समझ आई ना, गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला भाग होता है, दक्षिण वाला जो भाग होता है, इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। क्या कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। बात समझ में आई? बस आप एक एक चीज को समझते जाइएगा, क्योंकि यहाँ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये पूरा जो है भूगोल का एक बेस है, ठीक है ना। और जब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, आपका समझिए भूगोल जो है आगे आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे भूगोल के अंदर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारी चीज आपको उसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा कि जैसे हमने खींचा, यानी कि ये जो रेखा हमने खींचा, ये जो काल्पनिक रेखा खींचा, इस रेखा को क्या कहते हैं जो कि पृथ्वी को क्या कर रही है दो अलग अलग भागों में बांट रही है, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इस रेखा को हम कहते हैं क्या? विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत, ठीक है ना। चलिए विषुवत रेखा कहते हैं इसको हम, ठीक है, विषुवत रेखा। या फिर बहुत सारे लोग इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इसको जीरो अक्षांश भी कहते हैं। आप इन तीनों नामों को याद रखिएगा, ठीक है। जीरो अक्षांश क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री पे होने के कारण क्या होता है, इसे हम जीरो अक्षांश भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और क्या होता है, इन्हीं के इसी रेखा के समांतर हम क्या करते हैं कि ध्रुवों की तरफ बढ़ते हुए क्या करते हैं, कुछ रेखाएं खींचते जाते हैं, ठीक है ना। ध्रुवों की तरफ बढ़ते बढ़ते क्या होता है, कुछ रेखाएं खींचते जाते हैं। हो सकता है ये रेखाएं इधर भी हों, ठीक है ना। ये जो सारी रेखाएं हैं इधर भी होंगी, तो इन सारी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ये अक्षांश रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं कही जाती हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखाएं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपको क्या है, एक ये चीज जानना है कि इस रेखा को जो पृथ्वी क्या करती है, दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, क्षैतिज। आपको ये भी याद रखना है क्षैतिज डिवाइड कर, क्योंकि डिवाइड तो यहां से भी कर सकती है आधे आधे भाग में, ठीक है ना। आपको ये चीज हमेशा थ्योरी लिखते समय विषुवत रेखा की जब भी आप थ्योरी लिखिएगा उसमें कहिएगा पृथ्वी को क्षैतिज जो है आधे भाग में क्या करते हैं, आधे आधे भाग में डिवाइड करने वाली वो काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं, उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, या फिर जीरो अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। और जो इसके क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, जरा देखिए, आपके भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या जीरो अक्षांश के समांतर, ठीक है ना, समांतर ध्रुवों की तरफ खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। क्या कहलाती हैं? क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है ना। या फिर ये आप अक्षांशों के भी नाम से जान सकते हैं, क्षैतिज अक्षांश भी कह सकते हैं, ये सारे नाम से भी इसको आप जान सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि क्या होगा, ये 0 अंश है ना, तो 0 अंश से क्या होगा, यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे क्या होता है कि 90 अंश तक जाता है, ठीक है ना। देखिए जरा, क्योंकि ध्रुवों से इस विषुवत रेखा के बीच की दूरी, ठीक है ना, ध्रुवों से विषुवत रेखा के बीच की दूरी जो होती है वो क्या होती है, पूरा जो कि एक गोला है, पृथ्वी क्या है, पूरा गोला है, यानी कि इसमें 360 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि जब भी ध्रुवों से, देखिए यहाँ पे जरा, ध्रुवों से अगर हम यहाँ पे क्या होगा, विषुवत रेखा से जब इसमें लंब डालेंगे तो 90 अंश का कोण बनता है। 90 अंश का जब कोण बनता है तो यानी क्या होता है कि पृथ्वी का 1/4 भाग जो है ये आपका ये रेखा हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के 1/4 भाग को ये रेखा कवर करती है। इसलिए क्या होता है, यहाँ से जो आपका जीरो अक्षांश से लेके यहाँ तक 90 डिग्री तक यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ जीरो अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री यहाँ तक चलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। बस आप देखते जाइएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पे कन्फर्मली यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए चला मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। इन सारी चीजों को मैं मिटा करके कुछ और भी चीजें बतानी है आपको, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं जरा, जब सारी चीजें देखेंगे तो अब इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका जो उत्तरी गोलार्ध में, आप उत्तरी गोलार्ध में जो मिटा रहा हूं मैं सारी चीजें, इसमें जरा एक बात बताइएगा कि देखिए, अगर हम विषुवत रेखा से कुछ ऊपर जाएं, ठीक है ना, विषुवत रेखा से क्या हो, कुछ ऊपर जाएं, ठीक है, कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। विषुवत रेखा से जब हम कुछ ऊपर जाएंगे यानी कि लगभग 23.5 अंश पे, ठीक है ना, क्योंकि विषुवत रेखा कहाँ पे था, 0.5 अंश पे था। लेकिन जैसे हम क्या होगा 23.5 अंश ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये उत्तर में क्या होती है, ये कर्क रेखा होती है। क्या होती है? कर्क रेखा कहते हैं इसको, ठीक है ना। क्या कहते हैं?
कर्क रेखा कहते हैं। आपको सारी चीजें आपको लिख के रखना है, ठीक है ना। कर्क रेखा कहते हैं। वहीं अगर हम क्या होगा, इस भूमध्य रेखा से 23.5 अंश क्या होगा, दक्षिण में आएंगे, ठीक है ना। 23.5 अंश क्या होगा, अगर हम दक्षिण में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ भी क्या है, ये 23.5 अंश है, ठीक है ना। 23.5 अंश दक्षिण में आएंगे जब, तो इसको आप दक्षिण लिखिएगा, ठीक है ना। दक्षिण, इसे आप उत्तर लिखिएगा, ठीक है। जब आप 23.5 अंश क्या होंगे, दक्षिण में आएंगे तो क्या होगा, देखिए इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मकर रेखा कहते हैं, ठीक है ना। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में, तो आपको बताइएगा कि कर्क रेखा दोनों, मकर रेखा दोनों ही क्या होती हैं, 23.5 डिग्री पे बनी होती हैं, ठीक है ना। 23.5 डिग्री से होके जाती हैं, यानी कि 23.5 उत्तर अगर आप कह दे आपको, तो उत्तर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा होता है, और दक्षिण गोलार्ध में 23.5 अंश पे क्या होती है, मकर रेखा होती है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब जरा देखिए थोड़ा सा कुछ जब आगे आप बढ़िएगा, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक आपको रेखा बनी होगी, ठीक है ना। लगभग 66.5 अंश, 66.5 अंश, ठीक है। चलिए 66.5 अंश, ठीक है। यानी कि 66.5 अंश, ये क्या होगा आपका, इसको आप कहिएगा 66.5 अंश, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका 66.5 अंश, ये भी। लेकिन अंतर क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम इसको उत्तर से दिखाएंगे, ये दक्षिणी गोलार्ध है, इसलिए हम क्या करेंगे, दक्षिण से दिखाएंगे, ठीक है ना। 66.5 अंश दोनों पे हो जाएंगे, ठीक है। और इस वृत्त को कहते क्या है, इस रेखा को क्या कहते हैं, इसे कहेंगे उत्तरीय ध्रुव वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, तो ये देखिए यहाँ पे उत्तरी, ठीक है ना, ध्रुव, ठीक है, ध्रुव वृत्त कहते हैं, ठीक है ना, ध्रुव वृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है ना। चलिए ध्रुव वृत्त हो जाएगा। अब जरा एक बात बताइए, जब आपने ये जान लिया कि ये क्या है आपका, ये है आपका विषुवत रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा 0 अंश, ठीक है ना, या फिर इसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, 0 अक्षांश, और या फिर हम इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जस्ट उसके ऊपर जब गए हम उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, तो 23.5 अंश पे क्या आया, कर्क रेखा आ गया। और जब हम इसके नीचे दक्षिण गोलार्ध में 23.5 अंश पे आते हैं तो मकर रेखा आती है, ठीक है। वैसे क्या होता है, जब हम ऊपर बढ़ते हैं, कहाँ पे, जब 66.5 अंश उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहां पे उत्तरी ध्रुव वृत्त आ जाता है, ठीक है ना। और जब हम 66.5 अंश नीचे बढ़ते हैं, कहां से, तो विषुवत रेखा से। सारी लंबाई क्या होती है यहाँ पे, विषुवत रेखा से आपको जानी है, तो कहां तक जाएगा, 66.5 अंश दक्षिण में क्या है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है आपका, ठीक है ना। और बाकी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप जाइएगा ना, देखिए यहाँ पे, चलिए मैं थोड़ा बताता हूँ। अब देखिए एक चीज और जान लीजिए कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं पृथ्वी पर जब पड़ती हैं, तो क्या होता है, वो मकर रेखा से लेके कर्क रेखा तक के बीच में जो होता है, वो पूरा का पूरा जो होती है सूर्य का किरणें सीधी, कभी न कभी सीधी आती है, ठीक है ना। कभी न कभी वर्ष में क्या होती है, किसी स्थान पे भी क्या होगा, सूर्य की किरणें जो होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। बाकी इन तीनों देखिए, यानी कर्क और मकर रेखा के बाद के पोर्शन में क्या होता है, सूर्य की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं, ठीक है ना। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी नहीं पड़ती हैं। इस चीज को आप नोट करके चलिएगा कॉपी पे, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इस कर्क रेखा और मकर रेखा के जो क्षेत्र होते हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होते हैं, इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक ना, कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा, आप ये याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग होता है वो उष्ण कटिबंधीय भाग होता है। और यहाँ पे क्या होती है, यहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ही क्या होती है, आर्द्र जलवायु होती है। बात समझ में आ रही है ना, आर्द्र जलवायु होती है। और यहाँ पे वर्षा अधिक होता है, और यहाँ पे बहुत सारे आपके वर्षा वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो आपकी सारे वनस्पतियां होती हैं वो वर्ष भर बहुत ही घनी वनस्पतियां होती है, बहुत ही विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और आप एक बात और जान लीजिए कि विश्व की जो है, विश्व की लगभग 1/3 जो भाग होता है, 1/3 जो भाग है वो यही निवास करता है। बात समझ आ रही है ना, विश्व की जनसंख्या 1/3 भाग जो है वो उष्ण कटिबंधीय भागों में क्या होता है, वो निवास करता है। बात समझ आ रही है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं जरा यहाँ पे, जब हम इसके ऊपर जब चढ़ेंगे और तो क्या होगा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, ठीक है ना, ये कर्क रेखा है और उत्तरी ध्रुव के बीच में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है ना।
शीतोष्ण कटिबंध। आप कहिएगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना। क्या होगा? उत्तरीय शीतोष्ण, ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, कटिबंध। बात समझ आ रही है? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है कहाँ? कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि 23.5 अंश उत्तर से क्या होता है, 66.5 अंश उत्तर के बीच क्या होता है कि उत्तरीय शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि इनकी तुलना में जो क्या होता है, मौसम जो होता है थोड़ा सा ठंडा होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे मौसम जो होता है वो गर्म होता है, आर्द्र होता है, लेकिन इनकी तुलना में यहाँ पे जो मौसम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, शुष्क होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम क्या होंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि 66.5 अंश के अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्रुवों की तरफ जब बढ़ेंगे, 66.5 अंश की जब आगे ध्रुवों की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे शीत कटिबंध बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? तो शीत कटिबंध, ठीक है ना, कटिबंध बोला जाता है, ठीक है ना, शीत कटिबंध बोला जाता है इस वाले पोर्शंस को, ठीक है ना। अब देखिए जरा, जब आप नीचे जाइएगा, ठीक है ना, जब हम क्या करें, जब दक्षिणी गोलार्ध में जब चलेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मकर रेखा से कर्क रेखा तक क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही क्या होगा, आप यहाँ पहुंचे, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी, ठीक है ना, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है ना, कटिबंध। अब जरा एक बात बताइए आप, ठीक है ना, अब तो ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, यानी कि 23.5 अंश दक्षिण से 66.5 अंश दक्षिण के बीच में जो भाग होगा उसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानेंगे। और इसके बारे में जब हम इतना, अभी तो यहाँ पे नाम तो जान लेते हैं, लेकिन इसके बारे में जो विस्तृत चर्चा करेंगे हम, जब इसका अलग से टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम सारी चीजों को क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे आप क्या होगा, 66.5 अंश के बाद जब जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो होगा ना, ये भी शीत कटिबंधी है, लेकिन ये क्या है, दक्षिण शीत कटिबंध है, ठीक है ना, शीत कटिबंध हो जाएगा, ठीक है ना, कटिबंध। अब देखिए जरा, इस चीजों के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है ना। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या होता है, वर्ष में कभी न कभी क्या होंगे, इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच किसी न किसी स्थान पे सीधी जरूर पड़ेंगी, ठीक है ना। क्या होंगी, सीधी जरूर पड़ेंगी। बाकी कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कहीं भी सूर्य की किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे पर समान, कहीं भी क्या होती है, वो लगभग क्या होता है, सीधे नहीं होती हैं, वो तिरछाई पड़ती हैं, कभी भी सीधे में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे अक्षांशों के बारे में कुछ अच्छे से समझ गए, ठीक है ना। जरा एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर हम मान लें यहाँ पे 20 अंश अक्षांश, ठीक है ना, 20 अंश अक्षांश हम देख लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 अंश अक्षांश होगा, ठीक है, 20 अंश आपका यहाँ पे अक्षांश होगा। तो जरा एक बात बताइए, हमसे कोई कहे कि महाराष्ट्र का जो चांदपुर है, ठीक है ना, महाराष्ट्र का जो चांदपुर है वो कहाँ पे है, वो भी 20 अंश पे है, ठीक है ना। और आपका जो ब्राजील में बेलो होरिसोंटे है, जो आपका ब्राजील में जो दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का बेलो होरिसेंटो है जो ना, वो भी क्या है, 20 अंश के अक्षांश पे स्थित है। लेकिन उन दोनों में अंतर क्या है, देखिए महाराष्ट्र का जो चांदपुर है वो 20 अंश उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है ना, 20 अंश उत्तरी अक्षांश में है। लेकिन ब्राजील का बेलो होरिसेंटे जो है आपका, वो कहाँ पे है, तो वो आपका दक्षिणी अक्षांश पे, यानी कि 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पे है, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, आशा करता हूं। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि देशांतर क्या होता है, ठीक है ना। चूंकि जरा एक बात बताइए, अगर हम ये अक्षांश जान गए, ठीक है ना, अक्षांश जान गए तो क्या किसी भी जगह का स्थिति सही आकलन करना यहाँ से उचित हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे, अगर हम कह दें, कोई आपसे कहे कि भारत जो है 23 अंश उत्तरी अक्षांश में है, 23 अंश क्या है, उत्तरी अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश मेरे भाई 23 अंश यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ भी भारत स्थित हो सकता है, यहाँ भी 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 हो सकता है। कहीं क्लियर हो रहा है क्या कि इस पे कहाँ है, कहीं नहीं क्लियर हो रहा है आपसे, क्योंकि सिर्फ अक्षांशों से आप किसी जगह की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, देशांतर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार देशांतर के बारे में भी, ठीक है ना। चलिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आशा करता हूं, ठीक है। चलते हैं देशांतर के बारे में, अच्छे से उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए देशांतर, अब देखिए देशांतर क्यों लाया गया, ठीक है। देशांतर क्या है, जरा एक बार फिर से हम उसको फिगर को बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया, एक फिगर फिर बना लिया पृथ्वी का, ठीक है ना। थोड़ा सही नहीं बना होगा, आप एक बार
इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन समझने लायक सही बना है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये पृथ्वी है आपका, थोड़ा सा यही बना दो ना, ठीक है ना। चलिए क्या है कि ये जब पृथ्वी है आपका, हमने अभी पता चला हमें ये क्या थी आपकी, ये था आपका विषुवत रेखा, ठीक है ना, 0 अक्षांश विषुवत रेखा था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, हमें जब देशांतर माना ना, देशांतर माना, आप ये जानते हैं ये क्या था आपका, ये ध्रुव थे, ठीक है ना, ये क्या थे, ध्रुव थे, यहां भी क्या था आपका, ध्रुव था, ठीक है ना, ये था आपका ध्रुव। अब देखिए जो देशांतर होता है, ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है, काल्पनिक रेखा, ठीक है ना। ऐसी कोई रेखा होती थोड़ी है, वो तो बस हम कल्पना करते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये क्या होगा, ध्रुवों को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या होगी, यही देशांतर रेखा होती है, ठीक है ना। तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं तो बहुत सारी होंगी, ठीक है ना। देखिए जैसे यहाँ पे ये सारी क्या होंगी, ध्रुवों को क्या होंगी, आपस में मिलाने वाली रेखाएं हैं, ठीक है ना। चलिए इन सारी रेखाओं के बारे में क्या होगा जरा हम समझेंगे विस्तृत, ठीक ना। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये सारी जो रेखाएं है ना, वो क्या कर रही है, ध्रुवों को क्या कर रही है, आपस में मिला रही हैं। चलिए ये सारी जो रेखाएं ध्रुवों को क्या होती हैं, आपस में मिलाती हैं, इन्हीं तो हम देशांतर रेखा कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। लेकिन देशांतर रेखा कहते हैं, लेकिन पृथ्वी तो गोल है ना, पृथ्वी तो गोल है, इनमें से किस रेखा को मुख्य रेखा मानी जाए, ठीक है ना। यानी कि आप मुख्य देशांतर माना जाए या फिर 0 देशांतर माना जाए, क्योंकि पृथ्वी तो पूरा 360 पे घूमेगी, ठीक है ना। तो चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ ये रेखाएं होंगी, तो कोई एक मुख्य रेखा तो माननी चाहिए ना, जिसके द्वारा क्या हो कि कल्पना किया जा सके, ठीक है ना। एक परिवार के अंदर अगर 6 व्यक्ति हैं, तो 6 व्यक्तियों में क्या होता है, कोई डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, एक परिवार के एक व्यक्ति को मुखिया बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि इन सारे देशांतर रेखाओं में, ठीक है ना, इन सारे देशांतर रेखाओं में क्या हुआ, देशांतर कहिए या यामयोतर कहिए, ये सारी एक ही चीज बातें हैं, ठीक है ना। देशांतर रेखाओं में क्या हुआ, देखिए आप, इन सारी देशांतर रेखाओं में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक ऐसी रेखा को, ठीक है ना, एक ऐसी रेखा को मुख्य रेखा माना, ठीक है ना। एक ऐसी रेखा को क्या किया उन्होंने, मुख्य रेखा माना, जो कि इंग्लैंड के पास जो है ना, इंग्लैंड के पास एक ग्रीनविच, ठीक है ना, ग्रीनविच है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जरा ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच है, ठीक है ना। ग्रीनविच जो है इंग्लैंड का एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है ना, और वहां पे स्थित है आपका ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, ठीक है ना। ग्रीनविच में क्या है, ग्रीनविच जो है एक ब्रिटेन में जो है, यानी कि इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड के पास ही एक जगह है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ पे क्या है, ग्रीनविच में जो है क्या, वो ब्रिटिश राज्य की वेधशाला है। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से जो रेखा होके जाती थी, यानी कि इस ग्रीनविच से, यानी इस ग्रीनविच से जो यामयोतर होके जाती थी, जो देशांतर होके जाती थी, उसे ही हमें क्या माना, उसे ही हमने मान लिया 0 देशांतर, ठीक है ना। क्या मान लिया, 0 देशांतर मान लिया, ठीक है ना। जब हमने इसे 0 देशांतर माना, तो यहां से, ठीक है ना, इस 0 देशांतर से यहां तक पूरे 180 अंश, यानी कि यहां तक पूरा है 180, ठीक है ना। यहां से पूरा क्या है 180 तक, ठीक है ना, 180 अंश, ठीक है, पूरब में, ठीक है, और यहां से 180 अंश पश्चिम में, क्योंकि क्या है कि पूरा जो वृत्त होगा आपका वो 360 में डिवाइड होगा, ठीक है ना। 360 में होगा पूरा वृत्त, क्या होता है 360 में तो होता है, अगर आप 20 से काटेंगे तो क्या होगा, वो 180 पे हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जब हमने क्या किया, ग्रीनविच से ये देशांतर रेखा हमने जब मान ली, तो देशांतर के जो पूर्व वाला भाग, मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था, ये पूरब होता है, ठीक है ना। तो ये जो देशांतर है, ये इसके क्या है, ये सब पूरब वाला भाग है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये सारे पश्चिम वाले भाग है। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे, जब देशांतर रेखाएं हमने यहाँ पे खींच लिया, अब क्या है कि किसी भी जगह का जो है निर्धारण जो है वो अच्छे तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आप भारत का ही ले लेंगे, तो भारत क्या है, भारत जो है हमारा कहाँ स्थित है, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत कहाँ स्थित है, इसको आप ले लीजिए कर्क रेखा, ठीक है, ये है आपका मकर रेखा, ठीक है ना। भारत जो आपका स्थित है वो है आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। भारत कहाँ स्थित है, वो उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से उत्तर में क्या है आपका उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। तो भारत जो अपना स्थित है वो स्थित है वहां, देखिए यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन पूर्वी देशांतर में, क्योंकि ये जो देशांतर 0 अक्ष जो देशांतर, ये जो मुख्य लाइन है, ठीक है ना, ये जो आपकी मुख्य लाइन है, इसी से क्या है
पूरब में क्या है, भारत है, ठीक है ना, यानी कि उसे कहते हैं पूर्वी देशांतर। यानी अगर भारत की स्थिति कोई पूछे, आप कहिएगा कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। भारत इधर तो है नहीं, भारत इधर है क्या, नहीं है। तो देखिए जरा क्या है कि जो भारत का जो विस्तार है ना, मुख्य विस्तार है, वो कहां से कहां तक है, ये भी चीज आप क्या करते हैं, मैप से उसको आप दर्शा लेंगे। यानी कि यहां से देखिएगा विश्व से लगभग 8 अंश से, ठीक है ना, लगभग 8 अंश से ये क्या है, आपके ऊपर की तरफ विस्तार है, और यहाँ से है जो 68 से 97 के बीच में क्या है, आपका विस्तार है, ठीक है ना, देशांतर में। यानी कि 8 अंश क्या है, 8 अंश उत्तर से लेकर के, ठीक है ना, 8 अंश उत्तर से लेकर के जो है लगभग आपका 28 से 30, ठीक है ना, 30 कह सकते हैं, लगभग 30 तक क्या है आपका ये जो उसका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है उसका, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, अगर आपसे देशांतरी विस्तार कहा जाए तो 68 से लेकर के क्या है, 68 लगभग 68 अंश से लेकर के क्या है, 97 अंश, ठीक है ना, 97 अंश के बीच में पूरे भारत का विस्तार है। यानी कि कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक, या फिर असम के डिब्रूगढ़ तक आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जरा एक बात आइए, हमें तो क्या हुआ, देशांतर जैसे ही हमें मिला, अक्षांशों के साथ जैसे देशांतर हमें मिला, तो हमने भारत की स्थिति क्या कर ली, तुरंत ज्ञात कर ली कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है ना। लेकिन पूर्वी देशांतर में तो स्थित है, और उसके जो सारी चीजें देखिए क्या, जब हम भारत की स्थिति के एक और चैप्टर जब बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, आपको सारी चीजें जो है एक एक चीज से कंफर्म करा देंगे। यहाँ पे सिर्फ आप अक्षांशों को और देशांतरों को समझिए, ठीक है ना। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जरा एक बात बताइए कि जब भी आप पूर्वी देशांतर में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ का जो समय होगा, जब भी पूर्वी देशांतर पूरब की तरफ जब बढ़ेंगे, जितना ही पूरब की तरफ बढ़ेंगे, उसका जो समय होगा हमेशा क्या होगा, इस देशांतर से हमेशा आगे होगा, ठीक है ना, हमेशा आगे होगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पर समय का गणना करना चाहें, यहाँ समय की गणना करना चाहें, तो ये समय इससे आगे होगा, ठीक है ना, इस यहाँ का समय इससे आगे होगा, यहाँ का समय इससे आगे होगा, और यहाँ का जो समय है इससे आगे होगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार क्या होगा, पीछे की तरफ भी वही चीज होगी, ठीक है ना, पीछे की तरफ भी वही चीज होगा कि जो ये आपका बीच वाला जो मुख्य देशांतर है, यानी कि कह सकते हैं कि जीरो देशांतर जो है, इस देशांतर रेखा से पीछे की तरफ जो भाग होगा वो, यानी पीछे की तरफ जो समय होगा वो क्या होगा, हमेशा पीछे होगा, ठीक है ना। यानी कि पश्चिम की तरफ जो होगा, देशांतर के पश्चिम की तरफ जो समय होगा वो पूरब की तुलना में पीछे होगा, ठीक है ना। चलिए जरा हम इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि क्या है कि पृथ्वी जो है ना वो 24 घंटे में, ठीक है ना, 24 घंटे में क्या होती है, 360 डिग्री के कोण से क्या होती है, घूमती है। बात समझ में आई। 24 घंटे में जब वो 360 के कोण से घूमती मेरे भाई, तो जरा आप एक बात बताइए, तब 1 घंटे में कितने कोण से घूमेगी, ठीक है ना, 1 घंटे में। तो आप जानते हैं कि 1 घंटे में कितने से घूमेगी, 1 घंटे का अर्थात होता है 60 मिनट, यानी कि 36 बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24, ठीक है ना, 24 हो गया। जब आप इसको कटाइएगा तो कट भी जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपको एक चीज याद करना है कि देखिए, अगर हम 60 मिनट से अगर इसकी तुलना करें, ठीक है ना, चलिए, जब आप इसको कटाएंगे ना, यहाँ पे जब कटाइएगा आप यहाँ पे, तो कटेगा कैसे, तो 6 चौके 24 और 6 छंग 36 और 15 चौके 60, ठीक है ना। यानी कि 1 घंटे में 15 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। जब 1 घंटे में 15 अंश का कोण बनता है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि क्या होगा कि 4 मिनट में, ठीक है ना, 4 मिनट में 1 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना, 4 मिनट में 1 अंश का कोण बनेगा। क्योंकि जब 1 घंटे में 15 अंश का कोण बन रहा है, तो 4 मिनट में, यहाँ पे मिनट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 4 मिनट में, ठीक है ना, 4 मिनट में क्या होगा, 1 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। अब मैं इस पे चर्चा करने जा रहा हूं, देखिए क्या, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक बताइए, कह रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि 4 मिनट पे 1 अंश का कोण बनता है, ठीक है ना। अगर हम क्या करें कि अगर देखिए क्या है कि यहाँ पे मुख्य यामयोतर पे अगर 12 आपका बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, यहाँ पे मुख्य यामयोतर पे दोपहर क्या बज रहा है, 12 बज रहा हो, ठीक है ना। मुख्य यामयोतर पे दोपहर के 12 अगर बजे हो, और इससे 15 अंश बाद अगर हम देखें, 15 अंश पूर्व देखें, अगर 15 अंश है आपका, तो 15 अंश, ये मान लीजिए 15 अंश पे रेखा चल रही है, इस 15 अंश आपको पूर्व देखना है, पूर्व की समय का गणना करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब 12 बज रहा होगा ना, तो इससे 15 अंश जो आप पूर्वी देशांतर में देखेंगे ना, तो 15 अंश, तो 1 अंश में 4 मिनट का कोण, तो 15 अंश में कितने का, तो 1 घंटे का,
15 अंश में क्या 1 घंटे का बनेगा ना, अभी तो बना था ना 1 घंटे का कोण, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे, और मैंने आपको अभी बताया था कि जो आगे के समय जो होता है ना, यानी कि मुख्य देशांतर के पूरब का जो समय होता है वो हमेशा आगे होता है, ठीक है ना। यानी कि 15 अंश में 1 घंटे का कोण बना, सॉरी 15 अंश में 1 घंटे का समय हुआ, ठीक है ना। 15 अंश जो अगर हम क्या किए, जब हम पूरब की तरफ गए 1 घंटा अधिक हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे 1 बजेगा, ठीक है ना, क्योंकि समय क्या है, यहाँ पे आगे होगा समय। बात समझ में आ रही है ना। आगे क्यों होगा समय, क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो क्या है, वो पश्चिम से क्या होती है ना, पश्चिम से क्या होती है, पूरब की ओर मतलब कि अपना क्या करती है, घूर्णन करती है, ठीक है ना। और जब पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है तो सर्वप्रथम जो होगा यहाँ पे प्रकाश आएगा, ठीक है ना। जब यहाँ प्रकाश आ जाएगा तब पृथ्वी धीरे धीरे घूम करके तब ये वाला पोर्शन उसके पास जाएगा 1 घंटे बाद। बात समझ आई ना। तब तक क्या हो चुका होगा, तब तक यहाँ पे जब यहाँ पे 12 बजेगा तो उस समय यहाँ पे 1 बज चुका होगा, यानी कि 1 घंटे आगे है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे पीछे, अगर 15 अंश हम पीछे की गणना करें, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो 15 अंश में 1 घंटे का समय, तो यहाँ पे 11 बज रहा होगा, ठीक है ना। यानी इस 15 अंश पे क्या हो रहा होगा, 11 बज रहा होगा। यानी कि यहाँ पे समय क्या होगा, यहाँ पे धूप, यहाँ पे पहले तो दोपहर तो पहले हो चुका होगा और बाद में ना यहाँ पे दोपहर होगा, 12 बजेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या होगा कि देशांतर से क्या करते हैं कि समय से, समय का और स्थिति का, ठीक है ना, इन दोनों चीजों की गणना हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आता है मानक, ठीक है ना, मानक समय में आता है, ठीक है ना। मानक समय आता है, मानक समय के बारे में देख लेते हैं जरा। चूंकि आप जानते हैं कि गुजरात के द्वारिका से, ठीक है ना, गुजरात के, ठीक है ना, गुजरात के द्वारिका से, ठीक है ना, द्वारका से अगर आप असम का, ठीक है ना, असम के डिब्रूगढ़ की बात करेंगे, ठीक है ना, असम के डिब्रूगढ़ से अगर बात करेंगे या फिर असम का ही बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो होता है 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है, ठीक है ना। यानी फिर क्या होता है, 1 घंटा 45 मिनट का अंतर आता है। तो हमने क्या किया, इस अंतर को हटाने के लिए हमने एक मानक समय माना, ठीक है ना, मानक यामयोत्तर माना। और उस मानक यामयोत्तर का क्या है, वो 82.5 अंश मानक यामयोत्तर है, ठीक है ना। क्या है, 82.5 अंश भारत का क्या है, मानक यामयोत्तर है, ठीक है ना। क्यों माना गया, क्योंकि समय में अंतर था, ठीक है ना, 1 घंटे का, सॉरी 1 घंटे 45 मिनट का अंतर था, इसलिए हमने क्या माना, ये मानक यामयोत्तर माना, जो कि आपके इलाहाबाद की मिर्जापुर से होके जाती है। बात समझ में आ रही है ना। तो क्या है ये आपका, ये पूरा जो है 82.5 अंश पे क्या है, आपका मानक यामयोत्तर है आपके भारत का। बात समझ में आ रही है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं कि आपको अक्षांश और देशांतर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो और अगर आपको समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।